सरफेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका एरिया सपोज करते हैं, देखो सरफेस ऐसे रखा गया है बालक, ठीक है, और इसमें से बालक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। क्या पास कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये सरफेस ऐसे है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास कर रही हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बालक? E, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस सरफेस से कुछ एंगल बना रही होंगी, तो इस सरफेस से बालक मान लेते हैं कि चलिए 30 डिग्री का एंगल बना रही हैं। कितना एंगल बना? 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। बताइए। फ्लक्स बताना है इस सरफेस से कितना पास करेगा। और कोई बताइए। अच्छा, देखो बालक हमको फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स क्या पढ़े हैं? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा पढ़े हैं क्या? ठीक है। लेकिन थीटा किसके बीच एंगल होता है? थीटा किसके बीच एंगल होता है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल होता है। क्या क्या सरफेस का? थीटा किसके बीच एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, समझो सरफेस हमारा ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है इधर, और इस सरफेस से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ठीक परपेंडिकुलर, कहीं इस डायरेक्शन में होगा क्या? मान लेते एरिया वेक्टर आपको गिवन है ए के बराबर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाएंगे? बोलो। एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाएंगे? 60 डिग्री। कितना बनाएंगे? 60 डिग्री। सोचो कैसे, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इधर से ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। हमें कहां से चाहिए? इससे चाहिए, तो ये कितना होगा तब? 60 होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो इस केस में थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। तब बताइए फ्लक्स कितना होगा? ये cos 60, cos 60 कितना? 1/2। तो क्या आएगा? ये बाई, ये हमारा फ्लक्स होगा।
अगला देखिए बालक, मिटा दे इसको। देखो बालक, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इफ लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। जानते हैं क्या इसको? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, चलिए। और एक सरफेस है बालक हमारा, a surface, a closed surface lies along yz plane of area 25 meter square. So find flux passing through the surface. एक सरफेस है बालक जो कहां लाई कर रहा है? YZ प्लेन। YZ प्लेन समझ रहे हैं? ठीक है, YZ प्लेन पे लाई कर रहा है और उसका एरिया कितना है? 25 मीटर स्क्वायर है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, तो बताना है कि कितना उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। वेक्टर पढ़े हो सब लोग? गुड। कितना? 5। और कोई बताइए? देखो बालक, एक्सिस बना लेते हैं पहले। तो मान लो बालक, देखो हमारा सरफेस जो है किस सरफेस के लॉन्ग है? YZ प्लेन पे है। तो हम मान लेते हैं ये Y है, ये Z है, और ये क्या है? X। हम कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी X मान लेते हैं, किसी को Y मान सकते हैं, किसी को भी Z सपोज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब एक प्लेन है जो कहाँ लाई कर रहा है? YZ प्लेन पे लाई कर रहा है। वो YZ प्लेन क्या यही होगा क्या? देखो इसी पे कोई सरफेस होगा हमारा, मैं बना लेता हूं, जिसका एरिया आपको दिया है कितना? 25 मीटर स्क्वायर। तो अब ये बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ये बोर्ड पूरा समझो कि YZ प्लेन पे है, तो इसका एरिया किधर होगा? एरिया वेक्टर आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। मतलब क्या, अब दो x होता है, ये तो कहीं यही होता है, ठीक है। क्या x के लॉन्ग होगा? क्या एरिया वेक्टर x के लॉन्ग होगा? तो अगर मुझे एरिया वेक्टर को, इसको देखो एरिया दिया 25 मीटर स्क्वायर, अगर इसको वेक्टर वेक्टर में लिखना है तो क्या लिखेंगे? मतलब 25 क्या आई कैप, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना होता है? आई कैप होता है। ये होगा एरिया वेक्टर 25 आई कैप, होगा क्या? अब फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए, यही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, एरिया वेक्टर पता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन आता है, सबको करना है, करते हैं। देखिए क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, डॉट 25 आई कैप। अब देखो डॉट मल्टीप्लिकेशन की जाता है तो बालक आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, के का के के साथ। तो यहाँ आई का आई के साथ होगा कितना? 25, सिर्फ यही मिलेगा, क्योंकि आई डॉट आई कितना होता है? 1 होता है। बाकी कोई टर्म है इसमें? बाकी टर्म क्या हो जाएंगे? 0। तो सिर्फ यही हमको आंसर मिलेगा क्या?
ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की ओर। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हुआ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा ना। अब बताओ एक्स, अब मुझे वेक्टर के टर्म में लिखना है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना होता है, आई कैप। तो आई कैप से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वही तो डायरेक्शन बताता है। 25 मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। चलो अच्छा, तुम लोग क्यूब देखे हो, इसको मिटा दें, बढ़िया। सही है, ये क्यूब है। सरफेस कुछ लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सही है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इमेजिनेशन बहुत करना होगा तुम लोगों को। बचपन में अगर ऑनलाइन पढ़े होगे तो इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे। आपको 3D खुद से सोचना होगा। ये 3D स्ट्रक्चर है, अब आपके माइंड में क्यूब बनना चाहिए। बना पा रहे हो माइंड में, यहाँ नहीं, माइंड में 3D व्यू बनना चाहिए इसका, ठीक है। और इसके लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, मतलब वो क्यूब बना रहे हो फिर अपने आप को उसमें देख रहे हो बंद होके, तो केवल यही देखना है। अब अलग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो पास कर रही हैं इस तरीके से, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही हैं। अच्छा क्यूब है तो क्या इसका सभी साइड सेम होगा क्या, सभी साइड क्या होंगे, सेम होंगे। और मैं मान लिया हूं चलिए ए के बराबर है, तो फाइंड फ्लक्स passing through each surface of the cube। अब बताओ क्यूब में कितने सरफेस, क्यूब में कितने सरफेस, 6। 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस दिख रहे हैं आपको। नहीं समझ में आ रहा है तो ये रूम सपोज कर लो। अब इसको क्यूबॉइड बोला जाएगा क्योंकि सभी साइड सेम नहीं है। फिर भी आप मान लीजिए कि ये क्यूब है, अगर इसमें कुल कितने सरफेस, देखो ये पहला सरफेस, इसके सामने वाला दूसरा, नीचे वाला इसके सामने, ये गुड। कितने सरफेस हुए, 6 सरफेस हुए। तो सभी सरफेस से कारण बताइए कि फ्लक्स कितना होगा। और इसी रूम को लेके सपोज करके चलना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास कर रही है इसमें से, ठीक है, मतलब इधर से इधर जा रही है। बताइए कितना होगा फ्लक्स हर एक सरफेस, 6 सरफेस के लिए आप बताइए अलग अलग। कर लो बालक।
क्योंकि किसी और को सोच रहे होगे साथ साथ ना, इसलिए 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर? नहीं, अंदर नहीं करना है, बाहर करना है, उसी होगा। तो क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं? परपेंडिकुलर है, क्या है? फिर कहां परपेंडिकुलर हुए इस सरफेस के लिए बताओ? इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होगा। करो चलो, कितना? अरे मैं अलग अलग सरफेस के लिए पूछ रहा हूँ। आप सरफेस पहले दिख रहा है सरफेस, वो नाम लिखो पूरा। जैसे एक सरफेस ये दिख रहा है ABCD, इसके लिए फ्लक्स कितना होगा बताओ? सरफेस देखो, लिखो फ्लक्स फॉर सरफेस ABCD। दिखा सरफेस, दिख रहा है ये। अब वो वाला सरफेस सपोज करो, ये कौन सा ABCD कौन सरफेस है? जो बाहर वाला, तुम्हारे पीछे वाला, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका परपेंडिकुलर, बाहर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है क्या? दोनों के बीच एंगल कितना? तो फ्लक्स कितना? 0। तो सरफेस ABCD के लिए फ्लक्स कितना होगा? इस तरीके से हर एक सरफेस का मुझे बताइए आप। हल्ला मत करो, कर लो पहले, फिर बताना। अब सरफेस है तो इसका एरिया कितना होगा बालक? A² होगा। ठीक है, अब देखो उस सरफेस के लिए हो गया। इस तरफ इसके पीछे वाला सरफेस कौन? ये होगा। तो इसमें बताओ कौन सा है? अरे कौन सा सरफेस है? EFGH दिख रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स फॉर EFGH, क्या इसके लिए फ्लक्स 0 होगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस वाले सरफेस के लिए बताओ। नहीं, इसके लिए छोड़ दो, ऊपर वाले के लिए बताओ। ऊपर वाला सरफेस कौन है? दिख रहा है? ये यही है क्या? इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे चल रही है, एंगल कितना? 90, तो फ्लक्स कितना? 0। मतलब सरफेस AEFB सही है। फ्लक्स कितना? नीचे वाले सरफेस के लिए ये वाला सरफेस दिख रहा है, यही उसके नीचे वाला सरफेस, इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा। अभी भी 90 बन रहा है, तो फ्लक्स कितना? तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा बालक? फ्लक्स फॉर क्या? DHGC दिखा, इसके लिए भी कितना? अब बात आता है इस सरफेस की, ये साइड वाला सरफेस। ये वाला सरफेस कौन सा बालक? देखो AEHG HD, यही है क्या? इसी सरफेस की बात कर रहे हैं। इसका एरिया वेक्टर जब भी होगा इधर होगा। ठीक है, तो फ्लक्स फॉर कितना, किसके लिए बालक? AEHD क्या होगा? देखो इनके बीच, अब एरिया वेक्टर इधर आ गया, इनके बीच एंगल कितना? 180। cos 180 कितना होता है? -1। तो फ्लक्स कितना होगा बालक? -EA², क्योंकि एरिया A² होगा। अब बताओ इस वाले सरफेस के लिए बोले तो ये वाला सरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स फॉर किसके लिए? BFGC कितना होगा बालक? अब इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा, इसके लिए अब दोनों के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री। तो इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स होता है कितना होगा? ये स्क्वायर। मिल गया क्या सभी सरफेस के लिए? किसी सरफेस को कुछ डाउट हो तो पूछिए। कौन से? इसके लिए बालक ना? हाँ, तो cos 0 1 होता है, तो देखो ये स्क्वायर आ जाएगा, वही होगा ना। अब मैं तुमसे बचाओ पूछूं कि बताओ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना? 0। क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। तो अगर टोटल फ्लक्स आपसे पूछा जाएगा, टोटल फ्लक्स, ये किसके बराबर आएगा? 0। तो यहां से एक कंसेप्ट आता है बालक,
कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, ये बात याद रखना। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स ऑलवेज जीरो, ये बात लिख लेना। कैसा भी सरफेस हो, जैसे मैं एक सरफेस और अभी अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं इसी कंसेप्ट पे कि किसी भी क्लोज सरफेस के कारण भाई टोटल फ्लक्स जीरो होता है, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। हम लोग तो फाइंड करते हैं अलग अलग सरफेस के लिए फाइंड करते हैं, लेकिन अगर टोटल पूछ दिया तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर बाहर भी निकल जा रही है, इस वजह से टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मुझे थोड़ा बताइए, सॉरी इसको लिख लेना, नोट कर लेना अपने लैंग्वेज में कंसेप्ट, फिर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन दे रहे हैं। टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, किसके लिए, वो कौन लिखेगा, चलिए तुम लोग हेमीस्फेरिकल सेल जानते हो, हेमीस्फेरिकल सेल, सेल बोला है मैंने मतलब अंदर से क्या रहेगा, खोखला रहेगा। एक हमारे पास बालक हेमीस्फेरिकल सेल है, देखो ऐसे ही होगा क्या, मान लेते हैं इसका रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर, ऐसे होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला कुछ इस तरीके से पास कर रही है, ऐसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई के बराबर। उठो, हाँ पीछे दिख रहा है बालक, पीछे दिख रहा है, चलो पीछे वाले बेंच पे जाओ, वहां से बैग लेके जाओ, बैग लेके जाओ, बैग लेके जाओ, ठीक है। वहां बैग किसका है, अंदर रख लो, बैग रखने की देखो जगह दिया गया है, खड़े रहना। आपको बालक मैंने कंसेप्ट बता दिया है कि किसी भी क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस दिख रहा है आपको, तो मतलब इसके लिए टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अच्छा इसमें एक कितने सरफेस आपको दिख रहे हैं, कौन कौन, एक देखो कर्व सरफेस दिख रहा है और एक सर्कुलर सरफेस दिख रहा है, ठीक है। तो फाइंड फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, बताइए कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये आपको बताना है। मिटा दें, कंसेप्ट बता दिए हैं, उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। ओए बड़ी माँ मारेंगे, क्या मैं बोल रहा हूँ, ई पाई यार, मुझे क्या पता, मैं केवल लेकिन कर्व सरफेस के लिए पूछा हूँ आपसे, मैं सर्कुलर सरफेस के लिए आपसे नहीं पूछा हूँ, मैं केवल आपसे कर्व सरफेस के लिए पूछा हूँ। कल से एक तो डंडा रखेंगे यहाँ पे,
अब देखो, अगर हमको पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स का टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लक्स फॉर सर्कल और प्लस फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस जीरो, यही होगा। इसका मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये सर्कल जो दिख रहा है, क्या इसका एरिया आपको पता है कितना होगा? सर्कल का पाई सॉरी एरिया कितना, 2 पाई आर। हाँ, सरकमफेरेंस कितना होता है, एरिया कितना होता है, बहुत अच्छा। अच्छा वॉल्यूम होता है, सॉरी। सर्कल का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सर्कल का? सर्कल का एरिया कितना? कैसे डॉक्टर बनोगे बे? पता है, जब कभी ऑपरेशन कुछ करना होता है तो उसका एक एरिया बनाया जाता है, कितने एरिया तक कट करना है ना, तो एक सर्कल बनाते हैं, तो वो पूरा नाप के किया जाता है। तुमको पता नहीं रहेगा, कैसे निकालोगे? क्या है, क्या होता है, पाई आर क्यूब। चलिए, कितना होता है बालक, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर। जाके याद करो ये सब। अब बताओ शायद इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की तरफ, यही एरिया वेक्टर होगा। तो फ्लक्स फॉर कर्व सर्कल के लिए अगर बात करें तो देखो कितना आया, E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस कितना 180 प्लस फ्लक्स फॉर कर्व इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 180 कितना -1, उसको उठा के बोलेगा तो प्लस हो जाएगा क्या, तो फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस कितना, E पाई, आंसर है। बोलो, वही कंसेप्ट था ना कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स क्या है, जीरो है, तो हमने टोटल फ्लक्स जीरो कर दिया। -1 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बात किए थे हम लोग। अब देखो, ये क्यूब वाला कुछ इस तरीके से ऐसे बना है ना, ये इसका सर्कल वाला पार्ट है, इसका एरिया वेक्टर जब भी क्या होगा, नीचे की तरफ ही होगा, अंदर सरफेस के अंदर की तरफ तो होगा नहीं, हमेशा क्या होता है, बाहर की ओर होता है, तो बाहर की वाला पोर्शन हो तो एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो 180 एंगल बना। आपको बताया था ना, एरिया वेक्टर हमेशा एक तो ये सर्कल है तो इसका एरिया वेक्टर तो पहले सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, इधर होगा, हमेशा बाहर की ओर रहता है, तो बाहर की ओर कर दिए। अब बताओ, अच्छा कर लोगे पक्का? तुम वाला बताओ, कर लोगे? इतने सर छोटे छोटे हैं, बताते नहीं। क्या चीज, इतने छोटे छोटे हैं, बताते नहीं। क्या इतने छोटे छोटे हैं, बताते नहीं है, आते नहीं हैं सॉल्व करने। क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं हो तुम लोग ना, बचपन में स्कूल के पीछे पढ़े हो, स्कूल में थोड़ा पढ़े हो, क्लासरूम में बैठते तब पता चलता है सब ना। और फिर उसमें तुम लोग हमको कहोगे सर कोरोना, क्या करें, कोरोना गया था नहीं पढ़ पाए, क्यों नहीं पढ़े भाई, कोरोना में तो और पूरा टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। क्या होता था, खाना आना भी चाहिए था, कैसे नहीं आएगा बताओ, मतलब बुक्स तो मिलते थे ना, बुक्स तो रखे रहे होगे, पढ़ो उसी को, ये सब बहाने हैं। क्या हुआ, पहले आप मिले थे तो बता दिए होते। हाँ, तुम लोगों के घर घर आते, हम लोग की ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। ऑनलाइन कौन पढ़ता है बे, मतलब कोविड के टाइम, तो उसमें सिलेक्शन हो जाता। चलो इसको मिटाएं, सिलेक्शन के लिए बहुत जानते हो ना, तपस्या करना पड़ता है,
अरे तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, तुम लोग तो एंजॉय कर रहे हो। सर एक बात पूछे, दो बात पूछो तुम, चलो चलो। आप अपने जमाने में जी के एग्जाम कैसे पढ़ रहे थे? कैसे पढ़ते थे? कॉपी पेन किताब। नहीं, आगे आप कुछ स्ट्रेटजी या ऐसे कीजिए हम लोग के लिए। कुछ तो होगा। कुछ नहीं बे, बताते तो रहते हैं तुम लोग, अब रोज बताया करें हम, हमारे यहाँ रोज तुम लोग थोड़ा मोटिवेट करें बैठ के, पढ़ाई लिखाई ना। पूछ रहा हूँ बस। वो बाद में मिलना, क्लास के बाद बताएंगे कैसे पढ़ो। किसको? जिसको जिसको जानना आना, ठीक है, बारी बारी से। एक साथ नहीं आना, बारी बारी से आना, तब बताएंगे, ठीक है। तो जो हम लोग अब तो मान लेते हैं तुम लोग लाइट मिलता होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहता है ना, नहीं रहता है तो तुम अगर लाइट चली जाती है तो क्या करते हो? इन्वर्टर है, ठीक है, या इमरजेंसी लोग यूज करते हैं। पहले बनारस में भी प्रिपरेशन करता था, तो पहले ऐसे बस रूम, पहले रूम बहुत सस्ते हुआ करते, मतलब 500-600 में एक रूम मिल जाया करता था। उधर 2007 की बात कर रहा हूँ मैं 2007 में 12th पास किया, उसी साल आया था प्रिपरेशन करने, 2 ही साल किया समझे उसके लिए। पहले साल तो ऐसे सीखने में चला गया, क्योंकि अब तो तुम लोग कहते हो ना कि सर हिंदी में बताइए, पहले ऐसा नहीं था, इंग्लिश चलता था। तो यूपी बोर्ड का लड़का क्या कर सकता है बताओ? अंग्रेजी नहीं आ रहा है, एक साल तो अंग्रेजी सीखने में चला गया। तो सोचो हम क्या क्या करते थे, मतलब उस समय बहुत लड़के तैयारी करते, जितने भी हिंदी मीडियम वाले होते थे। अब तो तुम लोग के पास मोबाइल है, तो हम लोग डिक्शनरी खरीदा करते थे, आज भी हमारे पास वो डिक्शनरी है, जिस डिक्शनरी से हम पढ़ा करते थे। डिक्शनरी से हम लोग स्पेलिंग मैच कराते थे, अगर कोई मीनिंग नहीं आता था तो। अलग पढ़ाते पढ़ाते कुछ समय आया कि मतलब सीख गए थे, क्वेश्चन पढ़ना सीख गए थे, जान गए थे, उसका मतलब निकाल लेते थे, लेकिन कभी कुछ टर्म होता था कि वो नहीं समझ में आता था, तो उस टर्म को हम लोग डिक्शनरी में खोज के तब पढ़ते थे। सोचो कितना समय जाता था। इसमें तो मोबाइल है, तुरंत थोड़ा स्कैन किए सीधे आपको पूरा हिंदी आपको मिल जाएगा, पूरे क्वेश्चन को हिंदी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी को हिंदी इंग्लिश प्रॉब्लम, बहुत बच्चे आते हैं बताते हैं, तो ये सब बहाने हैं। अगर आपको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो हम लोग अपने टीचर्स कभी नहीं कहते हमको हिंदी में बताइए, उसका सोल्यूशन निकालो। आपके पास मोबाइल है, हम लोग तो डिक्शनरी से करते, खोज करते थे। सोचो कितना टाइम जाता रहा होगा थोड़ा मीनिंग खोजने में ना। डिक्शनरी में एक पैटर्न बना होता है, उस पैटर्न पे खोजना थोड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी अब के हिसाब से तो ज्यादा समय जाएगा ना। अब तो मोबाइल है, स्कैन करिए सीधे पूरा क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में हो जाएगा। तो ये सब बहाने होते हैं कि सर हमको हिंदी नहीं आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा है, जो भी चीज दिक्कत है, ठीक है। अब तो बच्चों को बुकलेट प्रोवाइड कराए जाते हैं, पहले नहीं प्रोवाइड करवाए जाते थे, ठीक। अब तो बच्चों को बुकलेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं पढ़ने के लिए, पहले नहीं किया जाते थे। पहले बुक्स हम लोग खुद खरीदते थे, वो भी एक सब्जेक्ट का एक राइटर नहीं लेते थे, 3 से 4 राइटर लिया करते थे, और वो पूरा करना होता था। तुम लोगों को तो एक राइटर की बुक कंप्लीट करने में हालत खराब हो जाता होगा, एक तो एनसीईआरटी पढ़ने में हालत खराब हो जा रहा है। पहले का तो सिलेबस भी बहुत बड़ा था, ब्रॉड था, अब तो काफी कम कर दिया गया है सिलेबस। लेकिन यह है कि पहले कट ऑफ कम जाता था, तो बहुत ज्यादा पूरा सिलेबस नहीं कवर करना होता था। अगर आप आधा सिलेबस कवर किए हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, बहुत सिलेबस छोड़ देते थे, नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हम सिलेक्शन लेना है, हमें तो सिलेक्शन लेना है ना, हमें को एक सीट चाहिए बस। अब वो पूरा सिलेबस पढ़ के ले या फिर आधा सिलेबस पढ़ के ले। तो लाइट चली जाती थी तो हम लोग लालटेन घर से लाए थे, और घर से मिट्टी का तेल लाते थे बोतल में भर के, उससे पढ़ते थे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, 24 घंटा तुम लोग लाइट मिल रही है, गर्मी है पंखा मिल रहा है, कुछ लोग कूलर भी लगाए होंगे, बहुत लोगों के घर एसी भी होगा, उसी में खाना भी बनाना है। तो जिस रूम, गर्मी के मौसम में जिस रूम में रह रहे हैं उसी में खाना बनाओ, कितना हालत खराब हो जाता है। तुम लोग खाना बनाते हो तो पूरा खाना बनाते होगे, हम लोग उधर खाना अगर चावल रख दिया गया है तो इधर बगल में किताब खुल गया है, अब चावल को बैठ के देखेंगे तो नहीं, गैस पर रख दिया होगा अपना, सीटी देगा, जब समय अगर बंद कर देंगे। उस टाइम में क्या करते हो?
एंजॉय करते होगे, मोबाइल चलाते होगे, बातें करते होगे। उस समय भी बच्चे पढ़ते थे, तब सिलेक्शन होता है। समझे? मतलब एक एक मिनट भी आपको वेस्ट नहीं जाने देना होता है। उधर रख दियो, खाना पक रहा है, इधर बैठ के पढ़ो, किताब खोल लो, कुछ नहीं, मैंने कहा सब कुछ पढ़ो, फार्मूले ही देख लो। उतने टाइम में तो फार्मूले पूरा देख ही सकते हैं, किसी भी चीज का रिएक्शन ही पढ़ लो, रट लो। तो ये सब चीज यूज करो। जहां खाना बना रहे हो, बैठ के सब्जी काट रहे हो, दीवार पे चिपकाए हो, पता सब्जी काट रहे हो, साथ में उसको भी देख रहे हो। मैं बोलता हूँ ना, दीवार पे एकदम चिपकाओ बढ़िया से फार्मूला लिख के, वो सब कब करोगे? अच्छा, लगभग सभी बच्चे ये करते हैं कि जहां खाना बनाते हैं दीवार में वहां चिपका देते हैं पेज या पेपर, ताकि दीवार क्या हो, खराब ना हो। तो उससे अच्छा कुछ लिख के चिपकाओ, वो पढ़ते भी रहोगे। जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जिनके पास, जो घर पे रहते हैं, जिनको खाना भी नहीं बनाना है, उनके पास तो पूरा टाइम है। सोचो, उनके पास पूरा टाइम है और भरपूर टाइम है। बस ये है कि तुम लोग यूज नहीं करते हो अब मोबाइल के जमाने में। मोबाइल के जमाने में तुम लोग यूज नहीं करते हो। खाना बनाओगे तो बगल में रील्स चलता रहता है। क्यों भाई? सही कह रहे हैं ना? कितने लोग इंस्टाग्राम पे हो? हाथ ऊपर करो थोड़ा। कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं? अबे हाथ उठाओ, कोई नहीं है। फेसबुक कितने लोग चलाते हैं? कोई नहीं चलाता है। हाँ, मोबाइल कितने लोगों के पास है? थोड़ा ऊपर करो। एंड्रॉयड मोबाइल, एंड्रॉयड सेट नहीं है तुम्हारे पास? हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? चलो भाई, इतना हाथ खड़ा हो इससे पूरा। किस पास मोबाइल है? एकदम पूरा कीपैड नहीं, एंड्रॉयड सेट सबके पास है। अगर तुम लोग सोशल मीडिया नहीं यूज करते हो हैं? तो सुबह से तुम लोग कोई मिला नहीं बेवकूफ बनाने के लिए? चलो, यूट्यूब है मोबाइल में? यूट्यूब पे भी रील्स आता है, शॉर्ट्स वीडियो होते हैं। जरा भी मोबाइल कहीं टन नहीं करता होगा, तुरंत भगते हो मोबाइल के पास, देखें किसका मैसेज आया है। ऐसे होता होगा ना, भले कंपनी का ही आया हो। तो ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा बताओ? कोई रूटीन ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कई राइटर की तुम भी बुक रखा करो, मतलब पढ़ा करो। एक राइटर, कोई क्वेश्चन फंस गया, एक राइटर में नहीं आ रहा, दूसरे राइटर का देखो, दूसरे में नहीं है तीसरे में मिलेगा, कहीं कहीं जरूर मिलेगा। अब तो हर चीज का नेट पे सोल्यूशन अवेलेबल है। हम लोग टाइम तो था कुछ था ही नहीं कि कहीं सोल्यूशन देखें। कुछ भी दिक्कत होता है टीचर के पास जाए, ऊपर से सिंपल क्वेश्चन रहे तो गाली भी सुने हम लोग कि टीचर के पास सिंपल सा क्वेश्चन लेके चले जाइए। तो टीचर बताते हैं, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि आपको गाली दें। वो गाली दें मतलब डांट सकते हैं। तो ये सब भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ इतने खतरनाक बच्चे हैं, कभी किसी का डाउट नहीं होता है। बुक उठाते होगे तो वो सारा क्वेश्चन कर जाते होगे। वो पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, जब बच्चे डाउट पूछते हैं तो इससे पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी डाउट आएगा। तो उसमें नो स्टडी नो डाउट या नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी। फिर कहाँ पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो, तुम्हारा तो कोई डाउट ही नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं फंसते हैं आपके, इसका मतलब आप नहीं पढ़ते हो। नहीं पढ़ते तो जरूर डाउट रहता। और इतने होनहार हो नहीं तुम लोग कि थोड़ा पढ़ो तो सारा क्वेश्चन कर लो। क्या करें? कभी अपने आप को 2 झापड़ लगा के देखो खुद से। अरे सही बता रहे हैं,
कभी लगाना बिल्कुल करेगा। अच्छा प्रैक्टिकल एक करके आप देखिएगा। नहीं मन कर रहा है 2 झापड़ लगाओ। लेंस ला पड़ेगा ना, हमारे माइंड पे लेंस ला लगता है। लेंस का नाम सुने हो? मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे लेंस लॉ, EMI में क्या होता है लेंस लॉ? लेंस लॉ ये कहता है किसी भी सर्किट में बालक जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है वो उसी चीज का अपोज करता है, मतलब जिसके कारण उसमें करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में वो उसी का अपोज करता है। तो वैसे हमारा माइंड है, तुम जो भी करना करना चाहोगे माइंड क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। तो उसके लिए क्या करना है? 2 झापड़ अपने को लगाओ, फिर देखना एकदम बिल्कुल सही काम करेगा। तुम लोग बैठ के एक दूसरे के रूम में मीटिंग भी करते होगे, मीटिंग होता है कि नहीं? नहीं होता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बालक गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जो भी लिखना हो लिख। तो गॉस थ्योरम क्या होता है बालक? गॉस थ्योरम, हाँ वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, किसी भी बंद पृष्ठ जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी उसको क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। मैं गॉस थ्योरम पढ़े हो गया, बताइए गॉस थ्योरम क्या पढ़े? अरे होता क्या है, स्टेटमेंट बताओ, ऐसे बताओ, आप हिंदी में बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे बताइए? हाँ हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात ही नहीं करते हैं हम लोग गॉस थ्योरम में। कोई और ट्राई कराइए, हाँ फिर से ट्राई करो वाले, देखो गॉस थ्योरम। जैसे मान लो बालक हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, कैसा भी एक इस तरीके से क्लोज सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर सपोज करते हैं कुछ चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, यहाँ पे एक चार्ज है Q4 और यहाँ पे एक चार्ज है Q5 और यहाँ पे एक चार्ज है Q6। अच्छा आप बताइए कि क्लोज सरफेस के अंदर कौन कौन चार्ज है? ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 क्या है? बाहर है। तो बालक गॉस ने बताया कि ये जो इस केस में किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ये 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। 1/ε0 टाइम्स किसका होता है? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना लिख दे रहा हूं, इनसाइड द नहीं चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है। अब देखो फाई इज इक्वल टू क्या लिखे? 1/ε0 टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। जो बाहर है उनको कंसीडर नहीं करना है, उनके कारण फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। अगर क्लोज सरफेस के बाहर है तो उसके कारण फ्लक्स क्या होता है बालक? जीरो होगा। तो क्या होगा लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो मान लेते हैं टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा टोटल चार्ज Q के बराबर हो जाएगा, तो Q बाई क्या लिख सकते हैं?
ये होता है गॉस थ्योरम। अच्छा, इसी को और भी लिख सकते हैं क्या? देखो क्लोज इंटीग्रेशन पढ़े थे, ई डॉट डी ए, ये भी फ्लक्स के बराबर था क्या? इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिक फार्मूला था हमारा, ये जो बाय द डेफिनेशन से आया था फ्लक्स के। तो ये गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों भी बराबर होंगे क्या? ये वाला होता है पोर्शन गॉस थ्योरम, नोट करिए। बाकी एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो आप जानते हो क्या? बढ़िया। ओए बैठ मत जाना गलती से अगली बार। अच्छा वाले देखो, जैसे हमने इन साइड द क्लोज सरफेस आप देख लिए हैं, और ये जो चार्ज है ये क्या है? आउटसाइड है, तो इनकी करंट फ्लक्स क्या होगा? तो दो बात यहाँ सीखे कि अगर अंदर होगा तब फ्लक्स क्या होगा? चार्ज अगर अंदर हुए तब के लिए पढ़े हमने, क्लोज सरफेस के अंदर होंगे तब, और अगर चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर हुए तब फ्लक्स क्या होगा? जीरो। एक तीसरी बात और आता है कि अगर चार्ज सरफेस पे रहे तब क्या होगा? तो चार्ज अंदर दिख रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं, सरफेस पे भी हो सकते हैं, तो सरफेस पे होंगे तब क्या करेंगे? तो देखना, ध्यान देना, एक गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग वाला, गॉसियन सरफेस। हम लोग क्या करते हैं, अगर चार्ज सरफेस पे अगर है किसी भी बॉडी के, तो हम लोग एक सेम सरफेस बना करके उसको क्लोज करेंगे। सेम सरफेस बना के क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। जिस सरफेस से उस चार्ज को क्लोज किया जाएगा उस सरफेस को बोला जाएगा गॉसियन सरफेस। तो अगर चार्ज सरफेस हुआ तो क्या करना है? उसको क्लोज करना है। किस सरफेस से क्लोज करेंगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होगा? जैसा पहला वाला सरफेस है सेम सरफेस से उसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे बालक मान लो हमारे पास एक क्यूब है, क्या है? ये क्यूब है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया क्यू। कहां है? सेंटर पे है, ध्यान देना। ठीक है, फाइंड पहला फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। बताइए। अब ये समझो कि ये एक क्यूब है अपना रूम, और जो कैमरा लगा है ये चार्ज है सेंटर पे बीच में। तब बताइए कि इस क्यूब के लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा? मुझे क्या पता?
हाँ देखो बालक, अब ये जो चार्ज है क्या ये क्लोज है? ठीक है। अब क्यूब के कारण पूछा है, तो क्यूब के अंदर देखो कुल कितने चार्ज, देखिए कितना उसकी वैल्यू है क्यू, तो फ्लक्स कितना होगा क्यू बाई, बस हो गया क्वेश्चन, ये आंसर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट पोर्शन इसी का, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू each surface of the cube, each surface of the cube। अब इसके हर एक सरफेस से आपको बताना है कितना फ्लक्स पास करेगा। हर एक सरफेस बोले तो इसमें कुल कितने सरफेस है? 6। तो हर एक सरफेस आपको बताना है कितना फ्लक्स पास करेगा, इतना ही करेगा, 0 होगा। हाँ बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो, बताओ। तुम लोग भी बचपन में देखो ये सब क्वेश्चन किया करते थे कि अगर जो मान लेते हैं अगर 50 सेव आपको 50 सेव अगर 100 रुपए में मिल रहे हैं, तो 20 सेव कितने का है? 50 सेव आपको कितने में मिल रहे हैं? 100 रुपए में। तो 20 सेव कितने रुपए में, कैसे निकाले, क्या किए, किस मेथड से निकालते हो? बचपन में पढ़ाया जाता है ना, कौन सा, कैसे निकाले, इस मेथड को क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं। अच्छा, चलिए अच्छा, सही वाला समझ गया कंसेप्ट कैसे निकाला जाता है ना, ठीक है। अब बताओ क्यूब के लिए फ्लक्स निकाले हो क्या? क्यूब के लिए फ्लक्स निकाले हो कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब में कुल कितने सरफेस, मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि 6 सरफेस के लिए फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक सरफेस के लिए कितना, वही होगा हमारा। और ईच सरफेस क्या होगा 5/6, बोले तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। हो गया क्वेश्चन खत्म, हर एक सरफेस से इतना फ्लक्स पास करेगा। आगे चलें, चलो अब क्या करो बालक, इस चार्ज को उठा करके किसी एक सरफेस पर रख दो। ध्यान रखना मैंने साइड वाले सरफेस पर रख दिया है, ठीक है। चलो अच्छी बात है भाई, साइड वाले सरफेस पर रख दिए हैं तो इसको मिटा दें। हाँ नोट तो कर ही लिया होगा। अब चार्ज कहाँ है बालक? सरफेस। तो फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ओए डायग्राम दूसरा बनाओ, उसी में सब किए जा रहे हो। अभी चार्ज को और जगह रखेंगे, उसी में करोगे, फिर बाद में खुद कंफ्यूज हो जाओगे।
कितना है बालक? अब ये देखो, क्या ये चार्ज क्लोज है? पहले तो ये तो देखो, क्लोज है? नहीं। तो मैंने एक बताया था कंसेप्ट कि अगर सरफेस पे होगा तो क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे गॉसियन सरफेस बना करके। अब गॉसियन सरफेस कैसा होगा? यहाँ पे पहले कि देखो किसके सरफेस पे है, क्यूब के सरफेस पे है। जब भी गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो सेम सरफेस बनाते हैं। तो अगर क्यूब के सरफेस पे है तो इधर भी क्या करेंगे? अब सोचो, यहाँ सरफेस अभी क्या है, ये क्लोज नहीं है। मैं इधर से एक क्यूब लाके और लगा दूं, तब क्या ये दो क्यूब के बीच में हो गया क्या? तब वो क्लोज हो गया। तब फ्लक्स कितना? अब देखो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना? क्यू। तो फ्लक्स कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना जब इसको क्लोज करेंगे एक क्यूब और लगा करके, ठीक है। जब अब एक ऐसे लो, एक कॉपी मुझे दो तो मैं बताऊं। अब कॉपी आप अपनी समझना दो अलग। ये मान लो कि ये क्यूब है, ऐसा मान लो, इसमें कुल 6 सरफेस हैं पूरे मिला के। अब एक चार्ज यहां रखा हुआ है इस सरफेस पे, मुझे क्लोज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक कॉपी और दो, ये कॉपी लगा के इसको क्लोज कर दे। एक कॉपी, सेम कॉपी या सेम सरफेस से क्या किया, इसको एक और इधर लगा दिया तो क्या हो गया? क्लोज हो गया। लेकिन ये कौन सा सरफेस है? इस सरफेस को क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस हमने लगा के इधर से क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना? अब इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना? क्यू। तो फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन। लेकिन कितने क्यूब हैं? 2 क्यूब है। हमको कितने क्यूब के लिए पूछा गया है? एक। 2 क्यूब के लिए फ्लक्स बालक क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब के लिए कितना? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया क्वेश्चन, समझे? तो क्या करेंगे, इधर से एक गॉसियन सरफेस लाएंगे, क्लोज करेंगे और टोटल फ्लक्स निकालेंगे। और जो गॉसियन सरफेस है उसको हटा देंगे। उसके कारण तो नहीं पूछा गया है ना, हमें तो केवल एक सिंगल क्यूब के लिए पूछा गया है, तब इसके लिए आपको बताना होगा। तो मैं लिख दूं, कितना होगा बालक? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कैसे आया है? चलिए इस बार चार्ज को बालक इसके कॉर्नर पर रख देते हैं। सेम क्वेश्चन। कहां रखा गया है? कॉर्नर पे रखा गया है। लगिए काम पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते रहो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बढ़ते जाओ। तो क्या ये चार्ज क्लोज है? नहीं। तो हमारा क्या काम पहला रहेगा? चार्ज को क्लोज करना। किस सरफेस से? गॉसियन सरफेस से। तो गॉसियन सरफेस बना करके हमें चार्ज को क्लोज करना है। तो पहले ये देखो कुल कितने, अब जब भी क्लोज करेंगे तो क्यूब से ही क्यूब क्लोज करेंगे। तो आप देखिए पहले कुल कितने क्यूब चाहिए इसको क्लोज करने के लिए? 4। चलिए ऐसा मान लो ये क्यूब है, यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ बुक कॉपीज यहाँ रखो मेरे सामने, यहाँ रखो, सामने रखो। और दो सब लोग अपना अपना दो, क्या करोगे लेके?
क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हो, कम से कम यहाँ रख दो, हमारे काम आएगा। और दो बे, अभी कम है, और दो। वो तो है चार। अबे तुम्हारे हिसाब से ना, और दो बता रहे हैं, और दो, और दो, और दो। साइड में तो और दो दो भाई, खत्म होगी कॉपी तुम लोग यहाँ से। ठीक है, दो लोग इधर आओ, कोई दो लोग इधर आइए। अबे आओ, हॉट सीट पे बुला रहे हैं तुम लोगों को थोड़ा। एक लोग और आओ, कोई एक लोग और आओ, इधर आओ। अच्छा कैमरे में आओगे बे, तुम लोग यूट्यूब पे दिखोगे, उधर ही रहो, हमारे पास नहीं आना है, उधर चलो। गुड। बालक दो कॉपी उठाओ, ऐसे दोनों हाथ पे लो। देखो बालक, हमने माना है कि ये चार्ज कहीं इस वाले पे है, यहाँ पे कॉर्नर पे है, दिख रहा है। चलो एक ऐसे लगाए, ऐसे बालक चिपकाओ। अब बताओ क्या ये चार्ज क्लोज हुआ? ये ऊपर रखा हुआ है, समझ रहे हो कहाँ रखा है ना, यहाँ रखा है। इधर नीचे से तो क्लोज कर दिए, साइड से क्लोज कर दिए, क्या अभी क्लोज हुआ है? हुआ है कि नहीं? क्लोज नहीं हुआ क्योंकि ऊपर पड़ा हुआ है। थोड़ा ऐसे टेढ़ा करो, मैं एक सर्कल कर रहा हूं वाला, किसी कॉपी यहाँ पे चार्ज पड़ा है कॉर्नर पे, ठीक है, इसको क्लोज करना है। इधर से लगाएंगे तो क्या क्लोज हुआ है? कैसे क्लोज होगा? चार और रख दे क्या? रख दो बालक तो। हाँ एक एक कॉपी पे रखो। ठीक है, अब बताओ क्लोज हो गया क्या? कुल कितने क्यूब लगे? 8। चलो भग जाओ। कितने क्यूब लगेंगे? 8 क्यूब लगेंगे इसको ढकने के लिए, क्लोज करने के लिए। तब फ्लक्स कितना आएगा 8 क्यूब से? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब से अगर मैं पूछूं तो कितना फ्लक्स आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें लेकिन निकालना है किसके लिए? एक क्यूब के लिए। तो एक क्यूब के लिए कितना होगा? तो टोटल मिला के तो 8 हुए ना। टोटल कितने क्यूब हुए? 8 हुए। तो एक क्यूब के लिए कितना होगा? क्यू बाई, अरे सबकी कॉपी दे दो बालक, देखो अपना अपना लेना, दूसरे का मत रख लेना। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, फाइंड फ्लक्स पासिंग। अच्छा ये सब देखो जितने कराए हैं रट जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, और पूछा गया ऐसा कई बार, अगर आप देखेंगे आप PYQ उठा के तो। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, ईच सरफेस ऑफ द क्यूब। बताइए हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? हाँ इसी का अगला पार्ट है ये पहला क्वेश्चन है इसी का, और ये दूसरा क्वेश्चन है इसी का। हाँ हर एक सरफेस से बताना है बालक। पूरे क्यूब के लिए कितना है? कहाँ है? अबे पूरे क्यूब के लिए ये फ्लक्स आया है, चार्ज करना फिर पूरे क्यूब के लिए कितना फ्लक्स है? तो अपने मन से कहीं भी रख लिए, मैं बोला इसी का अगला पार्ट है। तो हर एक सरफेस से आपको बताना है कितना फ्लक्स पास करेगा, और क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? तो एक सरफेस से कितना हुआ? क्या क्या बोल रहे हो भाई? 48 होगा।
इसको क्या करना, घर जाना, ठीक है, सोचना